पाठ 14 क्रिया, वाच्य एवं काल, वर्ब, वॉइस एंड टेंस। पढ़िए और समझिए। मीरा गाती है, कार्य का होना। बच्चा रोता है, कार्य का होना। पुस्तक मेज पर है, अस्तित्व का होना। आंधी में वृक्ष गिर गया, घटना का होना। गाती है, रोता है, गिर गया, ये सभी क्रियाएं हैं। क्रिया अर्थात कुछ होना। क्रिया प्रत्येक वाक्य में अनिवार्य रूप में पाई जाती है। क्रिया की अनुपस्थिति में वाक्य की रचना नहीं की जा सकती। परिभाषा किसी कार्य, घटना या अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। धातु, रूट, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। क्रिया के विविध रूप किसी न किसी धातु से ही बने होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ क्रियाओं के धातु रूप निम्नलिखित हैं। क्रिया धातु रूप: पढ़ना, पढ़; लिखना, लिख; उठना, उठ; जागना, जाग; सोना, सो; आना, आ; जाना, जा; पीना, पी; बैठना, बैठ; गाना, गा। कभी कभी धातु अपने मूल रूप में भी प्रयुक्त होती है, किंतु यह प्रत्येक पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष शब्द तू के साथ आज्ञा के लिए होता है, जैसे तू जा, तू लिख, तू पढ़ आदि। क्रिया का सामान्य रूप: धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया का यही रूप प्राय देखने को मिलता है, जैसे पढ़ना, चढ़ना, गिरना, उठना, आना, जाना आदि। संज्ञार्थक क्रिया: नाम मुक्त धातु का उसी रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्रिया रूप को संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे इसे गाना नहीं आता, उसे बजाना नहीं आता, बच्चे को चलना नहीं आता, वह पढ़ना सीख रहा है। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं: कर्म की दृष्टि से तथा संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं: एक सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया। एक सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्ता के द्वारा ही की जाती है, परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे नौकर वस्त्र धोता है, यहाँ धोता है क्रिया का फल वस्त्र यानी कि कर्म पर पड़ रहा है। राहुल पत्र लिखता है, यहाँ लिखता है क्रिया का फल पत्र कर्म पर पड़ रहा है। भक्त ने भजन गाया, यहाँ गाया क्रिया का फल भजन कर्म पर पड़ रहा है। इन सभी वाक्यों की क्रियाओं का फल उनके कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। यह जानने के लिए कि क्रिया सकर्मक है या नहीं, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करते हैं। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वही क्रिया का कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है। जैसे अजय ने शरबत पिया, प्रश्न अजय ने क्या पिया, उत्तर शरबत। प्रश्न करने पर उत्तर मिला, अतः क्रिया पिया सकर्मक क्रिया है और इसका कर्म है शरबत। सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं: एक कर्मक क्रिया, दो द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मामा ने चाय बनाई, कर्म चाय; बच्चे ने दूध पिया, कर्म दूध। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे किसान बीज को खेत पर ले गया, कर्म बीज खेत; सेठ जी ने नौकर को वस्त्र दिए, कर्म नौकर वस्त्र। दो अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा क्रियाओं का फल उनके कर्ताओं पर पड़ता है, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखिए, लड़का हंसा, बच्चा सो गया। इन वाक्यों में क्रियाओं का फल उनके कर्ताओं लड़का, बच्चा पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्रियाएं अकर्मक हैं। यह जानने के लिए कि क्रिया अकर्मक है या नहीं, क्या द्वारा प्रश्न पूछने की क्रिया दोहराते हैं। लड़का हंसा, क्या हंसा, उत्तर कुछ नहीं, अकर्मक क्रिया। बच्चा सो गया, क्या सो गया, उत्तर कुछ नहीं, अकर्मक क्रिया। प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला, अतः हंसा व सो गया अकर्मक क्रियाएं हैं। मुख्य व गौण कर्म। कभी कभी वाक्य में दो कर्म होते हैं, गौण कर्म व मुख्य कर्म। गौण कर्म
क्रिया से दूर तथा प्राणीवाचक होता है। यह विभक्ति सहित होता है। मुख्य कर्म क्रिया के समीप होता है, अप्राणीवाचक होता है तथा विभक्ति रहित होता है। उदाहरण, गुरुजी ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। विद्यार्थी गौण कर्म, पुस्तक मुख्य कर्म। अपूर्ण क्रियाएं, इनकम्प्लीट वर्ब्स। सकर्मक क्रियाओं में कर्ता तथा कर्म और अकर्मक क्रिया में कर्ता अपेक्षित होता है, किंतु कभी कभी क्रिया अपूर्ण रह जाती है। जैसे वह है, गुप्ता जी थे, नौकर ले रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में पूर्ण अर्थ निम्न प्रकार है: वह ताजमहल है, गुप्ता जी हमारे मित्र थे, नौकर वेतन ले रहे हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं अपूर्ण हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर भी ये अपना कर्म प्रकट नहीं कर पाती हैं। पूरक, अपूर्ण क्रियाओं में कर्म को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब्स। वाक्य में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, मुख्य क्रिया भौंकना, सहायक क्रिया है। बच्चा सो रहा था, मुख्य क्रिया सोना, सहायक क्रिया था। समझिए, वाक्यों में प्रयुक्त है, हैं, हो, हूँ, था, थी, थे प्राय सहायक क्रियाएं होती हैं, परंतु जब इनके साथ मुख्य क्रिया न प्रयुक्त हुई हो तो ये ही मुख्य क्रिया का कार्य करती हैं। जैसे सहायक क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में। राहुल पत्र लिखता है, राहुल व्यस्त है। हम कमरे में बैठे हैं, हम बैठे हैं। रेखा कहाँ गई थी? रेखा प्रसन्न थी। मैं पानी पी रहा था, मैं प्यासा था। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं। 1. सामान्य क्रिया, सिंपल वर्ब। वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होने पर वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे कुत्ता भौंका, बच्चा मुस्कुराया, रचित चला। यहाँ भौंका, मुस्कुराया तथा चला एक एक क्रिया हैं। 2. संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ब। जहाँ वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक धातुओं से बने क्रियापद हों, वे संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। जैसे बच्चा हंसने लगा, हंसने जमा लगा। लड़के स्कूल चले गए, चले जमा गए। 3. प्रेरणार्थक क्रिया, कॉजेटिव वर्ब। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे हमने चित्रकार से चित्र बनवाया, रोहित ने नौकर से फल मंगवाए। यहाँ बनवाया तथा मंगवाए प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जेरेंडिव वर्ब। वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो चुकी हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी उठकर बैठ गए, उठकर। अजनबी को देखकर, कुत्ता भौंका, देखकर। 5. नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से बात, बतियाना, गांठ, गठियाना, हाथ, हथियाना, फिल्म, फिल्माना, शर्म, शर्माना आदि। सर्वनाम शब्दों से अपना, अपनाना। विशेषण शब्दों से चिकना, चिकनाना, गर्म, गरमाना, साठ, सठियाना आदि। 6. विधि सूचक क्रिया, इंडिकेटिव वर्ब। क्रिया के जिस रूप से विधि, आज्ञा, आदेश, उपदेश, प्रार्थना, सलाह, अनुरोध आदि प्रकट हो उसे विधि सूचक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़के अंदर आओ, आदेश। हे प्रभु सबका भला कर, प्रार्थना। कृपया बैठ जाइए, अनुरोध। सदा सत्य बोलना चाहिए, उपदेश। वाच्य, वॉइस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में किए गए कार्य का प्रमुख विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं। कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, माली फूल तोड़ेगा, सारस उड़ रहे हैं। यहाँ सभी क्रियाओं का संबंध उनके कर्ताओं यानी कि मोहन, माली, सारस से है। कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका प्रयोग कर्म के अनुसार किया गया है, अर्थात क्रिया के लिंग व वचन कर्म के अनुसार हैं,
और कर्ता की प्रधानता नहीं है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे माला के द्वारा गीत गाया जा रहा है, बैलों द्वारा गाड़ी खींची जा रही है। इन वाक्यों में क्रियाएं अपने कर्म के लिंग व वचन के अनुसार प्रयोग की गई हैं। अतः ये वाक्य कर्मवाच्य में हैं। ग भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस। ऐसे वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है। इनमें क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार, अपितु एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। जैसे दादाजी से चला नहीं जाता है, मरीज से बोला नहीं जाता है, अब चला जाए। वाच्य परिवर्तन, चेंज ऑफ वॉइस। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता के साथ से या द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता दर्शाई जाती है तथा क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। बदले हुए क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, लिंग व वचन के अनुसार क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। उदाहरण देखिए। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। डाकिया ने चिट्ठी पढ़ी, डाकिया के द्वारा चिट्ठी पढ़ी गई। तुमने कविता लिखी, तुम्हारे द्वारा कविता लिखी गई। अमित दौड़ नहीं सकता, अमित से दौड़ा नहीं जाता। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं में ही होता है। जिन वाक्यों में अकर्मक क्रिया रहती है उनमें से या के द्वारा कर्ता के साथ जोड़ देने से भाववाच्य बन जाता है। इसमें क्रिया सदा एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में रहती है। उदाहरण देखिए। कर्तृवाच्य भाववाच्य। बच्चा खेला, बच्चे से खेला गया। मैं झूठ नहीं बोलता, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। रोगी सो रहा है, रोगी से सोया जा रहा है। गाय रंभाती है, गाय से रंभाया जाता है। काल, टेंस। पढ़िए और समझिए। यह पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था, बीता हुआ समय। अब यह बड़ा हो गया है, वर्तमान समय। अगले वर्ष इस पर फल लगेंगे, आने वाला समय। लगाया था, हो गया है, लगेंगे, ये क्रियाएं समय के अंतर को प्रकट कर रही हैं। यह समय ही व्याकरण में काल कहलाता है। परिभाषा, क्रिया के रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है। क्रिया से संबंधित यह समय व्याकरण में काल कहलाता है। काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। क्रिया के समय के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। क भूतकाल, ख वर्तमान काल, ग भविष्यत काल। क भूतकाल, पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। जैसे चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। रात जब आंधी आई तो मैं पढ़ रहा था। बच्चे स्कूल चले गए थे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 1 सामान्य भूत, पास्ट इंडेफिनिट। भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को सामान्य भूत कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ा, नौकर बैठ गया, रीमा ने हमें गीत सुनाया। 2 आसन्न भूत, प्रेजेंट परफेक्ट। आसन्न का अर्थ है निकट। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ देर पहले समाप्त हुई है उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे बच्चे ने फल तोड़ लिया है, मैंने काम कर लिया है, पिताजी ने चिट्ठी लिख दी है। 3 अपूर्ण भूत, पास्ट परफेक्ट। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के बारे में पता न चले, अपूर्ण भूत कहलाता है। जैसे शीतल पवन बह रही थी, तितलियां उड़ रही थी, फूल खिल रहे थे। 4 पूर्ण भूत, पास्ट परफेक्ट। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वर्षा रुक गई थी, राहुल भोजन कर चुका था। 5 संदिग्ध भूत, डाउटफुल पास्ट। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूत होता है। जैसे कपड़े सूख गए होंगे, उसने धन चुका दिया होगा, कर्मचारी चले गए होंगे। 6 हेतु हेतु मत भूत, कंडीशनल पास्ट। जब भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर होता है उसे हेतु हेतु मत भूत कहते हैं। जैसे यदि वर्षा समय पर होती तो फसल न सूखती। यदि तुम कड़ा परिश्रम करते तो अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाते। ख वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का होना या करना अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल की क्रियाओं में प्राय है, हैं, हूँ आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे
विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यात्री बस में बैठे हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। 1. सामान्य वर्तमान प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, बगीचे में पक्षी चहचहाते हैं। 2. अपूर्ण वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू होकर अभी तक चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सूर्योदय हो रहा है, बच्चा सो रहा है, माली पौधे सींच रहा है। 3. संदिग्ध वर्तमान डाउटफुल इंडेफिनिट, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कर्मचारी काम कर रहा होगा, पिताजी गांव जा रहे होंगे, नौकरानी वस्त्र धो रही होगी। ग. भविष्यत काल फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे दादाजी कल आएंगे, मैं मेला देखने जाऊंगा, वैद्य जी दवा देंगे। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। 1. सामान्य भविष्यत फ्यूचर इंडेफिनिट, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसका सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे किसान खेत जोतेगा, दादाजी मंदिर जाएंगे, श्वेता चित्र में रंग भरेगी। 2. संभाव्य भविष्यत डाउटफुल फ्यूचर, जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए तब संभाव्य भविष्यत होता है। जैसे शायद आज धूप खिले, संभवतः वह